नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं महावीर शर्मा एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है और उसका पहला टॉपिक है सहायक संधि, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड वेलेस्ली। यह व्यक्ति बड़ा ही साम्राज्यवादी व्यक्ति होता है। साम्राज्यवादी से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अपने साम्राज्य को फैलाने वाला, यानी लॉर्ड वेलेस्ली चाहता था कि कंपनी का शासन पूरे भारत में हो। तो छात्रों, क्या आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? नहीं पता तो पता कीजिए। यही सब चीज़ें तो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। खैर, मैं आपको बताता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक रहा। छात्रों, कंपनी के शासन के विस्तार के लिए उसने एक बहुत सरल तरीका निकाला था और वह था सहायक संधि। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है सहायक संधि। छात्रों, आपको बता दूं कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को प्रयोग में लाने वाले भले ही प्रथम ब्रिटिश हो, पर इससे पहले भी कोई भारत में सहायक संधि को व्यवहार में लाया था और वह था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। छात्रों, जब हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन किया था, तो वह मैंने आपको गवर्नर जनरल डुप्ले के बारे में बताया था। और यह डुप्ले विद्यार्थियों भारतीय शासकों के प्रति सहायक संधि की नीति सर्वप्रथम अपनाता है, परंतु वह एक सीमित क्षेत्र पर अपनाई गई थी। इसलिए सहायक संधि का जो जनक माना जाता है, भारत में प्रयोग में लाने वाला माना जाता है, वह आपके लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है, क्योंकि इसने विस्तृत रूप से इसको पूरे भारत में लागू किया था। छात्रों, सहायक संधि के अंतर्गत जो भारतीय नरेश होते थे या प्रांत या रजवाड़े होते थे, उन्हें कंपनी द्वारा सैनिक सहायता दी जाती थी और बदले में उनसे धन लिया जाता था। यानी कि अंग्रेजों ने गिव एंड टेक पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत अपनी सेना को संधि के द्वारा, जब संधि हो जाती थी राज्यों से, तो अपनी अंग्रेजी सेना को उस राज्य के अंदर रखते। और विडंबना यह थी कि उस सेना का खर्चा भी उस राज्य को उठाना पड़ता, प्लस विदेशी मामलों में अगर कोई संधि करनी है या विदेशी नीति के अंदर अंग्रेजों की मध्यस्थता भी अनिवार्य थी। तो कुल मिलाकर एक तरह से भारतीय राजाओं को पंगु बनाने की कोशिश थी और अंग्रेजों की इस कूटनीति में भारतीय शासक बुरी तरह से फंस भी गए थे।
तो देखिएगा, ये जो वेलेजली ने जो नीति अपनाई थी विद्यार्थियों, वह लॉर्ड क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी सहायक संधि का सहारा लिया था, पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित और व्यापक रूप देने का श्रेय पूर्ण रूप से वेलेजली को ही जाता है। यानी विद्यार्थियों, लॉर्ड वेलेजली से पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के अंदर, लॉर्ड क्लाइव और कॉर्नवालिस, इनके द्वारा भी सहायक संधि की दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था, परंतु जो श्रेय जो मिलता है सहायक संधि को लागू करने का भारत के अंदर, वो वेलेजली को ही जाता है। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि सहायक संधि के अंतर्गत जो शर्तें रखी गई थी वह क्या क्या थी। तो पहली शर्त थी कि सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला रजवाड़ा, राज्य, राजा या देसी रियासत अपनी फॉरेन पॉलिसी को यानी विदेशी नीति को कंपनी को सौंप देता था। इसका मतलब यह हुआ कि वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी अन्य राज्य से न तो युद्ध कर सकता था और न ही कोई संधि कर सकता था। अब देखिएगा, जो सहायक संधि के अंतर्गत दूसरी शर्त जो थी वह थी रजवाड़ा, राज्य, राजा कंपनी की अनुमति के बिना वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रुओं को पनाह या आश्रय, नौकरी नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि उन्हें दरबार में आमंत्रित करना भी मना था। तो विद्यार्थियों, अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह यूरोपीय कंपनियाँ थी, और उसमें से सबसे खतरनाक उसको जो डर था अंग्रेजों को, वो फ्रांसीसियों से था। तो अंग्रेजों ने संधि में यह शर्त भी डाल दी कि आप हमारे अलावा किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनियों को न तो पनाह दोगे, न नौकरी दोगे और न ही दरबार में आमंत्रित करोगे। अब देखिएगा, जो तीसरी शर्त इस संधि के तहत थी छात्रों, कि इस संधि को स्वीकार करने वाला देसी रियासत या राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी के द्वारा दी गई सेना की एक टुकड़ी रखती थी, जिसका खर्च वह खुद वहन करेगी। सेना के खर्च के लिए नकद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को देना पड़ता था। देसी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी और उसे समय समय पर शासन संबंधी सलाह लेती रहेगी। यानी विद्यार्थियों, मैंने जैसा पहले भी बताया आपको कि कंपनी के द्वारा सेना की एक टुकड़ी देसी रियासत या राज्य के अंदर रखी जाती थी और उसका खर्च भी वो राज्य ही वहन करता। दूसरी चीज, एक अंग्रेज रेजिडेंट भी हर राज्य के अंदर होता था, जो समय समय पर शासन संबंधी सलाह राजा को देता था। परंतु एक बात विद्यार्थियों आपके दिमाग में आ रही होगी कि इसके बदले में देसी रियासतों को क्या मिलता था। तो इसका जवाब यह है छात्रों कि एक गारंटी मिलती थी कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी कंपनी द्वारा ली जाती और देसी शासकों को यह भरोसा दिलाती थी, या यूँ कहे कि उन्हें आश्वासन देती थी कि कंपनी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु जैसा कि आपको भी विदित होगा छात्रों कि अंग्रेज जो के द्वारा शुरू से ही भारत के अंदर
समय समय पर वो अपनी इस बात से मुकरती रही कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहाँ कंपनी ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया हो और आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा इस संधि का उल्लंघन किया जाता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की विदेश नीति पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता था। इसलिए वेलेज़ली की इस चाल ने सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाले राज्य को कंपनी का हितैषी बना डाला। अब जब जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा छात्रों, तो वैसे ही वो कंपनी का एक तरह से दोस्त या मित्र बन जाता था, तो अंग्रेजों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब देखते हैं विद्यार्थियों, पहले हमने देखा था कि देशी रियासतों को क्या फायदा हुआ था इस संधि से। अब हम देखते हैं कि कंपनी को सहायक संधि से क्या क्या फायदे हुए थे। तो देखिएगा, जो पहला लाभ जो था कंपनी को, कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी अब तो न कोई एक राज्य दूसरे राज्य से दोस्ती कर सकता था और न ठीक से लड़ाई, सभी पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई राज्य आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें कंपनी से खुद सैन्य सुरक्षा मिल रही थी। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने एक एक कर सभी राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि वेलेज़ली की जो नीति चलेगी, ये भारतीय राज्यों के लिए कितनी खतरनाक साबित हुई कि अब राज्य न तो एक दूसरे से दोस्ती कर सकता है, न लड़ाई कर सकता है, और एक तरह से पूरे का पूरा राजा कंपनी के अनुसार कार्य करने लग गया और उसके प्रभाव में आ गया। अब देखिए छात्रों, जो दूसरा फायदा अंग्रेजों को हुआ कि देशी राज्यों की व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल संगठन खड़ा कर लेने के पीछे भी कंपनी का अपना स्वार्थ ही था। राज्यों की सुरक्षा तो दूर, वह विशाल सेना का उपयोग अपने शत्रुओं को नष्ट करने में करती थी। यानी कि अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया छात्रों, कि सेना अपनी रखेंगे और खर्चा राजा उठाएगा, और बदले में हम उनको सुरक्षा देंगे। परंतु वो क्या करते हैं कि जो राजाओं के खर्चे पर ही अंग्रेजों द्वारा एक विशाल सेना का संगठन खड़ा कर दिया गया, जो कोई भी कंपनी के विरुद्ध आवाज़ उठा था उसको दबाने के लिए कंपनी उसका उपयोग करती थी। तो कुल मिलाकर राजा को ही नुकसान हो रहा था। अब देखिए, जो तीसरा फायदा अंग्रेजों को हो रहा था कि सहायक संधि की सहायता से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में आने से रोका, क्योंकि संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को न तो दरबार में प्रवेश करने को मिला, न कोई नौकरी मिली, और न ही उनसे सैन्य मदद किसी ने मांगी। धीरे धीरे फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। अब देखिएगा, अंग्रेजों की कितनी खतरनाक नीति थी यहाँ पर, कि संधि के तहत एक तरह से देशी रियासतों या राजाओं को बांध दिया गया कि आप किसी भी यूरोपीय कंपनी, जिसमें से सबसे बड़ी जो खतरा था फ्रांसीसी, उनको दरबार में न तो प्रवेश करने दोगे, न नौकरी दोगे, और न ही उन्हें कोई सैन्य मदद उनसे आप लोगे।
या मदद किसी भी तरह की आप उनसे नहीं मांग सकते। तो कुल मिलाकर इस संधि से केवल और केवल आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों को ही फायदा हो रहा था। अब देखिए चौथा जो फायदा हुआ था अंग्रेजों को कि इस संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटो इंग्लिश रेजिडेंट्स जो कि हर रियासत या राज्य में कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए थे अंग्रेज रेजिडेंट्स, तो वो एक तरह से कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता और वहाँ की सब जानकारी कंपनी को देता था। तो उसके माध्यम से इंग्लिश रेजिडेंट्स के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया छात्रों कि देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिली और राज्यों के बीच आपसी विवादों को अपने निजी लाभ के अनुसार मोड़ देने का कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। यानी कि राज्यों के आपस में जो भी विवाद हो गए तो उनको कौन हल करता? कंपनी। और कंपनी का प्रतिनिधि कौन था? वहाँ का रेजिडेंट। तो ये रेजिडेंट अपने हिसाब से देखता कि क्या कंपनी को फायदा हो रहा है, उस ओर या उस राज्य की और अंग्रेजों द्वारा पक्ष लिया जाता जहाँ से अंग्रेजों को सर्वाधिक फायदा होता। अब देखिएगा विद्यार्थियों कि जो देशी रियासतें या राज्य थे उनको सहायक संधि से क्या क्या नुकसान हुए। तो पहला जो नुकसान था कि देशी रियासतें कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गवा बैठी। यानी कि इस संधि के तहत सर्वे सर्वा कंपनी हो गई तो एक हिसाब से राजा पूरा का पूरा कंपनी के प्रभाव में आ गया और बिना कंपनी की अनुमति के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं रियासतें या राजा अपनी स्वतंत्रता गवा बैठी थी। दूसरा जो नुकसान था कि इन रियासतों को अंग्रेजी रेजिडेंट की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेना ठीक लगने लगा। इससे उनकी अपने निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती चली गई और धीरे धीरे वे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। तीसरा जो कारण था छात्रों सहायक संधि के नुकसान का, तीसरा जो कारण है कि देशी रियासतों को कंपनी के सेना का रेजिडेंट का खर्च वहन करना पड़ता था, जिसके चलते क्या हुआ कि देशी रियासतें आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गई। तो यह भी सबसे बड़ा नुकसान था कंपनी के लिए कि इस संधि के तहत सेना का भार भी राजा उठाए, रेजिडेंट का भार भी राजा उठाए, तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से देशी रियासतें या राजा कमज़ोर होते चले गए। अब देखिएगा अगला नुकसान जो रियासतों को हुआ कि जब देशी रियासतें कंपनी को धन देने में असमर्थ हो गई तो संधि के अनुसार कंपनी ने जमीन हथियाना शुरू कर लिया। यानी कि अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि कोई बात नहीं, अगर आप धन नहीं दे सकते हो कंपनी को, हमारी सेना का भार नहीं उठा सकते हो, हमें टैक्स नहीं दे सकते हो, तो धीरे धीरे क्या होता था कि राजा के ऊपर कंपनी का बकाया बढ़ता जाता था और लास्ट में कंपनी क्या करती कि राजा को कहती कि आप पैसे देने में सक्षम नहीं हो तो आपके राज्य का कोई न कोई टुकड़ा कंपनी को दे दिया जाए। तो धीरे धीरे करके आगे चलकर क्या होता है कि पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो यह देशी रियासतों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा छात्रों कि सहायक संधि से जहाँ ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई, वही देशी रियासतों और उनकी प्रजा को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर इस संधि से केवल और केवल अंग्रेजों को ही फायदा हुआ।
अब जो यह चार्ट आपके सामने है छात्रों, इस चार्ट के द्वारा मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि किन किन राज्यों ने अंग्रेजों से सहायक संधि की और उसमें जो सबसे पहले जिन राज्यों ने संधि की उनकी मैं ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले जो अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य था वह था हैदराबाद, जिसने 1798 में कंपनी से संधि कर ली थी। दूसरा राज्य था मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। तो इस क्रम को आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं छात्रों। वह ट्रिक है कि हम तुझे अब पेशवा से मिलने नहीं देंगे। क्या है छात्रों? हम तुझे अब पेशवा से मिलने नहीं देंगे। इसके तहत आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हम से हैदराबाद, ह से तो हो गया आपका हैदराबाद, म से हो गया मैसूर, ह से हैदराबाद, म से मैसूर, तुझे से तंजौर, अब से अवध, पेशवा से पेशवा, और अब आपके जो बचे हैं उसमें पेशवा के बाद जो आपने संधि की थी वह भोसले ने की थी, और से आपके हो गया सिंधिया, और नई से जिसने सहायक संधि नहीं की थी सबसे बड़ा जो देसी रियासत थी होलकर। तो विद्यार्थियों, यह जो आप देख रहे हो भोसले, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, यह मराठी प्रजाति थी, यानी कि मराठियों की अलग अलग श्रेणियां थी, परंतु यह कहलाते मराठा ही थे, जिसमें से पेशवा महाराष्ट्र में थे, सिंधिया एमपी में थे, ग्वालियर के अंदर। इस तरह से ये भारत के अंदर विभिन्न जगहों पर अपना शासन करते थे, परंतु संयुक्त रूप से ये मराठा कहलाते थे। तो विद्यार्थियों, इस ट्रिक से थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि किन किन राज्यों ने कब कब अंग्रेजों से संधि की। कि हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में की थी, उसके एक साल बाद ही मैसूर और तंजौर ने 1799 ईस्वी में की थी अंग्रेजों से संधि। वही अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में और भोसले ने 1803 में, तथा सिंधिया ने 1804 के अंदर संधि की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि मराठों के अंदर किसने अंग्रेजों से संधि नहीं की थी? तो वह थे आपके होलकर। तो एक छोटी सी ट्रिक थी छात्रों कि हम तुझे अब पेशवा से मिलने देंगे, हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे, जिससे आप इन संधियों का क्रम आसानी से याद कर सकते हो। या आपको प्रथम 3 का याद करना हो तो सिंपल सी ट्रिक है HMT। आपको याद होगा छात्रों कि HMT एक कंपनी है जो घड़ियां निकालती है, तो उसके माध्यम से HMT से आप याद कर सकते हो प्रथम 3 राज्य जिन्होंने शुरुआत में अंग्रेजों से संधि की थी, सहायक संधि। तो इसके अंतर्गत आप H से हैदराबाद, M से मैसूर तथा T से तंजौर को याद रख सकते हो। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और इस वीडियो के माध्यम से आप सहायक संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी आपने, और आप जान गए होंगे कि कैसे सहायक संधि के द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, जिसके अंदर पूरा का पूरा भारत आ चुका था और सब राज्यों ने मिलकर धीरे धीरे अंग्रेजों से सहायक संधि की और एक तरह से अपना पूरा प्रशासन कंपनी या इंग्लैंड को सौंप चुके थे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे छात्रों कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि अंग्रेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि कंपनी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छात्रों व्यपगत का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने इस संधि की शर्त का उल्लंघन किया और वो भारतीय राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगी और उनको एक तरह से राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई गई अंग्रेजों द्वारा। तो अगले वीडियो में छात्रों हम व्यपगत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।